तो सिंपली प्लस पे क्लिक करके आप इसकी सारी डिटेल्स ऐड करेंगे। तो प्लस पे क्लिक करता हूँ, तो ये प्रॉपर्टी की डिस्क्रिप्शन पूछ रहा है, प्रॉपर्टी का पूरा एड्रेस क्या है। तो जैसे हमारा आमतौर पे क्या होता है देहात में, डाकखाना खास दिस, यहाँ आपका जो विलेज है, जो भी विलेज का पूरा नाम है, फिर उसके बाद तहसील का नाम है और डिस्ट्रिक्ट का नाम है, वो आप लिख सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको आइडिया नहीं हो रहा तो आप रजिस्ट्री से भी देख के लिख सकते हैं। तो मेरा जो प्रॉपर्टी है, जो एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी है, जो मेरी ज़मीन है, ज़री ज़मीन, उसकी डिटेल मैं लिख देता हूँ। तो प्रॉपर्टी का एड्रेस आ गया, विलेज का नेम आ गया, और नीचे वो पूछ रहा है कि कमर्शियल है या रेजिडेंशियल है, हाउस है या फ्लैट है, एरिया और सिटी। तो मैं इसको एग्री लैंड लिख देता हूँ। इसके बाद जो एरिया वो लिख दूंगा, और लास्ट पे जो मेरा सिटी है, जो तहसील लग रही है, वो आप लिख दें। ऊपर विलेज का नाम आ गया और नीचे तहसील का नाम आ गया, और सिंपली सबमिट पे क्लिक करूंगा। तो जो मेरी लैंड है, जो उसकी वैल्यू है, वो लिख दूंगा जितने की मैंने बाई की। तो ये लैंड की वैल्यू आ गई, और सिंपली कैलकुलेट पे क्लिक करूंगा। अच्छा, उसके बाद अगर आपने इनहेरिट की है लैंड, ये लैंड आपको अपने फादर से मिली और आपके फादर को उनके फादर से मिली, या थ्रू सक्सेशन मिल गई, अल्लाह ना करे किसी के पेरेंट्स की डेथ हो गई और जो लैंड है वो उनको ट्रांसफ़र हो गई, तो सिंपली प्लस पे क्लिक करूंगा, और जो प्रॉपर्टी का एड्रेस है वैसे ही वो ऐड कर दूंगा। प्रॉपर्टी की डिटेल ऐड कर दूंगा कि एग्री लैंड है या दूसरी है। देन जो एरिया वो ऐड कर दूंगा, सिटी आ जाएगी या तहसील लिख दें, और आगे आप लिख देंगे इनहेरिटेड, क्योंकि ये इनहेरिटेंस है, आपको थ्रू सक्सेशन मिली है, तो सिंपली इनहेरिटेड आ जाएगी और सबमिट पे क्लिक कर देंगे। अब ये जो प्रॉप अब ये जो प्रॉपर्टी आपको थ्रू इनहेरिटेंस मिली है, इसकी वैल्यू ज़ीरो ही आ रही होगी, क्योंकि आपके बाप दादा ने आपको दी है, तो इसकी वैल्यू ज़ीरो आ रही होगी। इस पे आपका कोई भी एक्सपेंस इंकर नहीं हुआ। दूसरी बात, जो आपने एग्रीकल्चर लैंड खरीदी भी है, वो सिर्फ कॉस्ट पे आ रही होगी। आपकी जो वेल्थ स्टेटमेंट है, इसमें जितने भी एसेट्स हैं वो सारे कॉस्ट पे आ रहे होंगे। इसके अलावा जो आपकी वेल्थ स्टेटमेंट है, इसमें जितने भी आपके एसेट्स हैं वो सारे कॉस्ट पे आ रहे होंगे। सपोज कर लें कि आज वैल्यू मैंने जिस तरह एग्री लैंड की लिखी है 35 लाख। अब अगले साल इसकी वैल्यू बढ़ के, जो मार्केट वैल्यू है वो बढ़ के 1 करोड़ हो जाती है, तो मैंने अपने एसेट्स को 35 लाख पे ही रखना, मैंने उनको अप्रिशिएट नहीं करना, ठीक है ना, उसकी वैल्यू 35 लाख ही रहेगी। अगर मेरे पास प्लॉट है, प्लॉट को मैंने कंस्ट्रक्ट किया और उसको घर बना लिया, तो उसकी वैल्यू को मैं एनहांस कर सकता हूँ। अच्छा जी, मेरे केस में इनहेरिटेड नहीं थी, तो मैं इनहेरिटेड को डिलीट कर दूंगा, कैलकुलेट पे क्लिक करूंगा। अच्छा, उसके बाद नीचे चलता हूँ, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी। अगर तो आपके पास कोई कमर्शियल प्लॉट है या कोई कमर्शियल शॉप या प्लाजा है तो वो आ जाएगा, इंडस्ट्रियल प्लॉट है वो आ जाएगा, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी आपके पास कोई घर है या प्लॉट है तो वो आ जाएगा। तो सिंपली एज इट इज़ प्लस पे क्लिक करूंगा। एक प्रॉपर्टी पहले ही हमने ऐड की हुई है, तो प्लस पे क्लिक करूंगा। तो एज इट इज़ जो भी आपका घर का एड्रेस है या प्लॉट का एड्रेस है, सपोज प्लॉट कर लेते हैं, तो इसमें आप लिख देंगे प्लॉट नंबर दिस, ब्लॉक नंबर दिस, और जो आपकी सोसाइटी है उसका नेम आ जाएगा, और नीचे डिटेल में कंटेंट्स में आप क्या लिखेंगे, प्लॉट, देन आगे आप लिख देंगे कितने मरले का है, 5 मरला, और आगे सिटी का नाम आ जाएगा। तो एक प्लॉट ऐड कर लेते हैं, और कंटेंट्स में सेम प्लॉट आ गया, जितना मरला है वो आ जाएगा, और लास्टली जो आपकी सिटी है वो आ जाएगी, और सिंपली सबमिट पे क्लिक कर दूंगा। जितनी वैल्यू का आपका प्लॉट होगा वो आप लिख देंगे। तो ये देखें, पहले एक प्रॉपर्टी आ रही थी, अब मैंने प्लॉट भी ऐड कर लिया। सिंपली प्लस पे क्लिक करके अगर आपके पास कोई घर है तो प्लॉट नंबर की जगह आप हाउस नंबर लिख देंगे। कंटेंट्स में सिंपली आप नीचे लिख देंगे, रेजिडेंशियल और कमर्शियल नाम भी लिखें, नो इशू, और हाउस लिख दें, मरला लिख दें, और जो सिटी है उसका नाम लिख दें। सिंपली सबमिट पे क्लिक करूंगा, और जो वैल्यू होगी इधर लिख दूंगा। इसके अलावा अगर आपका घर इनहेरिटेड है तो सिटी के आगे इनहेरिटेड भी आप लिख देंगे। प्लॉट इनहेरिटेड है तो आगे आप कंटेंट्स में एंड पे इनहेरिटेड लिख देंगे, जिस तरह ये हमने लिखा हुआ है, जिस तरह हमने लिखा था उधर एग्रीकल्चर के केस में। तो सिंपली मैंने आपको ये जो घर है और ये प्लॉट है, ये सिर्फ दिखाने के लिए चेक किया था।
इसको मैं डिलीट कर दूंगा। ये एग्रीकल्चर लैंड भी डिलीट कर दूंगा क्योंकि हमारे केस में नहीं आ रही, और कैलकुलेट पे क्लिक करूंगा। अच्छा, इसके बाद बिजनेस कैपिटल में दो चीज़ें आ जाती हैं। अगर तो सपोज कर लें आप सोल प्रोप्राइटर हैं, आप अपना काम कर रहे हैं और आप उधर से कैपिटल जनरेट कर रहे हैं, तो वो इधर प्लस पे क्लिक करके आप लिख देंगे। इसके अलावा अगर आपकी किसी कंपनी में शेयर्स हैं, निशात में हैं, आपके होंडा में हैं, आपके टोयोटा में हैं, किसी भी कंपनी में अगर आप स्टॉक एक्सचेंज पे ट्रेड कर रहे हैं और आपने कंपनी के शेयर्स खरीदे हुए हैं, तो वो इधर आ जाएंगे। प्लस पे क्लिक करूंगा और इधर लिख दूंगा जी शेयर्स इन जो भी कंपनी है। प्लस पे क्लिक करूंगा और जितनी अमाउंट के मैंने शेयर्स खरीदे होंगे वो लिख दूंगा। जब मैंने शेयर्स खरीदे थे तो वो लिख देता हूँ। सिंपली कैलकुलेट पे क्लिक करूंगा। तो जी ये मेरे शेयर्स आ गए। मैंने लिख दिया शेयर्स इन और आगे कंपनी का नेम लिख दिया जिस कंपनी में मेरे शेयर्स थे। उसके बाद इक्विपमेंट नॉन बिजनेस, तो ये खाली रहने दें। एनिमल नॉन बिजनेस में आपका आ जाएगा अगर आपने सपोज कोई 2-3 मवेशी रखे हैं दूध के लिए, आपने कोई घोड़ा शोरा रखा हुआ है या आपने कोई कुत्ता शुत्ता रखा हुआ है एक्सपेंसिव नॉन बिजनेस पर्पजेज के लिए, तो उसकी डिटेल आप इधर आ जाएगी। सपोज अगर आपने कोई गाय भैंसे रखी हैं 2-3 अपने दूध के लिए, तो उसकी वैल्यू आ जाएगी 10 लाख 15 लाख जितनी भी आपकी वैल्यू है। अगर आपने कोई घोड़ा शोरा रखा हुआ है तो उसकी वैल्यू आ जाएगी। बिजनेस कैपिटल को मैं डिलीट कर देता हूँ। बिजनेस कैपिटल मैंने आपको दिखाने के लिए सिर्फ ऐड किया है। नीचे चलता हूँ तो ये देखें हमारा जो सेविंग अकाउंट था, जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट था, उसकी डिटेल इधर आएगी। इन्वेस्टमेंट नॉन बिजनेस अकाउंट, एन्युटी, बॉन्ड, सर्टिफिकेट, डिपेंचर, डिपॉजिट्स, फंड, इंस्ट्रूमेंट, पॉलिसी, शेयर, स्टॉक, यूनिट एटसेट्रा। क्योंकि ये हमारी इन्वेस्टमेंट थी तो सिंपली ये तो पहले ऐड हुआ हुआ है, देखें उसकी वैल्यू आ रही है। थोड़ा ऊपर चलता हूँ, ये देखें प्लस पे क्लिक करूँगा और इस तरह जिस तरह मैंने उधर अपना फाइनल फिक्स मिनिमम में ऐड किया था, इधर मैंने IBFT नंबर दिया और कॉन्टैक्ट्स में जाके मैंने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट था या सेविंग अकाउंट था ये बता दिया, बैंक का नेम बता दिया और ब्रांच का नेम बता दिया और सिटी बता दिया और सबमिट कर दिया। तो इस तरह आप ऐड कर सकते हैं। अच्छा, जो मेरा बैलेंस है क्लोजिंग, जो मेरा बैंक का क्लोजिंग बैलेंस था वो देख लेते हैं। तो जी ये देखें आपका जो बैंक का क्लोजिंग बैलेंस है वो एंड पे आ रहा होगा। तो ये मेरा जो क्लोजिंग बैलेंस है ये आ रहा है, ये देखें क्लोजिंग बैलेंस 2,44,285। तो अगर आप बैंक स्टेटमेंट देखें तो लेफ्ट साइड पे डेट्स चल रही होती हैं और उसके आगे एंड पे सबसे एंड वाले कॉलम में बैलेंस आ रहा होता है। तो इधर से बैलेंस कॉपी कर लेता हूँ और अपनी रिटर्न में जाके लिख दूंगा 2,44,285। और क्योंकि ये मेरा सेविंग अकाउंट था तो इस वजह से इसका बैलेंस मैंने इधर ही लिख दिया, नीचे कैश एट बैंक में मैंने कुछ नहीं लिखा। सब्सिक्वेंटली अगर आपने किसी को उधार दिया हुआ है, डेट नॉन बिजनेस एडवांस स्लैश डेट स्लैश डिपॉजिट स्लैश प्रीपेमेंट रिसीवेबल स्लैश सिक्योरिटी, अगर आपने किसी को एडवांस दिया हुआ है, किसी को लोन दिया हुआ है, उसकी डिटेल आ जाएगी। इसके अलावा अगर आपने किसी को डिपॉजिट दिया हुआ है, प्रीपेमेंट की हुई है, प्रीपेमेंट किसके अगेंस्ट, सपोज कर लें अगर आपने कोई प्लॉट लिया हुआ है और प्लॉट के अगेंस्ट अगर आप किस्तें वगैरह पे कर रहे हैं, इंस्टॉलमेंट्स पे कर रहे हैं, तो उसकी डिटेल भी इधर आ सकती है। और इसके अलावा जो प्लॉट है, प्लॉट की डिटेल्स हम नीचे भी ऐड कर सकते हैं एनी अदर एसेट्स में। तो इधर आपने याद रखना है कि अगर आपने किसी को उधार दिया हुआ है या किसी को आपने कोई सिक्योरिटी दी हुई है, सिक्योरिटी किस मद में, सपोज कर लें अगर आपने कोई घर रेंट पे लिया है और उसके लिए आपने एडवांस में उसको सिक्योरिटी पे कर दी है, यूजुअली हम 2 या 3 माह की जो सिक्योरिटी है वो पे करते हैं, तो उसकी डिटेल आ रही होगी। तो डेट को ऐड करने के लिए सिंपली प्लस पे क्लिक करूंगा। इधर जिस बंदे को हमने उधार दिया हुआ है या जिसको सिक्योरिटी दी हुई है उसका CNIC नंबर आ जाएगा, तो CNIC नंबर लिख लेता हूँ पूरा और कंटेंट में देखें उसका नाम आ जाएगा और आगे आप लिख दें, चाहे आप सिक्योरिटी लिख दें, सिक्योरिटी एडवांस लिख दें या खाली एडवांस पेमेंट लिख दें या लोन पेमेंट लिख दें, जो भी आपको ठीक लगे। मैंने लोन लिख दिया, इस केस में नाम लिखा और आगे लोन लिख दिया। तो ये देखें डेट में ये आ गया, डेट नॉन बिजनेस एडवांस, डेट डिपॉजिट प्रीपेमेंट्स रिसीवेबल सिक्योरिटी और आगे CNIC, देन उसका नेम और आगे डेट की टाइप आ गई, तो मैंने लोन लिख दिया। तो सिक्योरिटी डिपॉजिट या लोन उसकी अमाउंट इधर आ जाएगी और इसके आगे जैसे ही आप अमाउंट लिखेंगे और कैलकुलेट पे प्रेस करेंगे तो ये देखें ऊपर वाले कॉलम में भी ये अमाउंट आना शुरू हो जाएगी। क्योंकि हमारे केस में डेट नहीं है, ये मैंने सिर्फ आपको दिखाने के लिए ऐड किया, तो इसको डिलीट कर दूंगा। दोबारा कैलकुलेट पे क्लिक करूंगा। अच्छा जी, मोटर व्हीकल नॉन बिजनेस, अगर आपके पास
कोई गाड़ी है, कोई बाइक है, तो उसकी डिटेल इधर आ जाएगी जो आपके नाम पे होगी। तो मोटर व्हीकल नॉन बिजनेस एज इट इज़, इसके आगे प्लस बना हुआ है, प्लस पे क्लिक करूंगा। आपकी गाड़ी का जो नंबर है वो इधर आ जाएगा, या बाइक का नंबर, जैसे हमारे केस में बाइक है तो बाइक का नंबर लिख लूंगा। तो बाइक का पूरा नंबर आएगा LEW10 और आगे डैश के साथ जो भी अगला डिजिट है। उसके अलावा कॉन्टैक्ट्स में हम क्या लिखेंगे, कॉन्टैक्ट्स में हम सीसी लिख देंगे, जैसे बाइक के केस में 70 सीसी है या 125 सीसी है, और आगे कंपनी का नाम लिख देंगे। तो 70 सीसी लिख दूंगा, आगे बाइक लिख दूंगा, और आगे होंडा लिख दूंगा जो कंपनी का नाम होगा, और सिंपली सबमिट पे क्लिक कर दूंगा। तो ये जो बाइक है उसकी कॉस्ट आ जाएगी, और सिंपली कैलकुलेट पे क्लिक कर दूंगा। अच्छा, उसके बाद आ रहा है प्रीशियस पोजेशन। तो जो प्रीशियस पोजेशन है, इधर आपकी ज्वेलरी आ रही होगी। ज्वेलरी में क्या आ रहा होगा, आपका गोल्ड आ रहा होगा, आपका सिल्वर आ रहा होगा, या आपका डायमंड आ रहा होगा। तो एज इट इज आप प्लस पे क्लिक करेंगे। प्रीशियस पोजेशन में नेचर ऑफ एसेट पूछ रहा है, तो नेचर ऑफ एसेट में आप ज्वेलरी लिख देंगे। और कंटेंट में क्या पूछ रहा है, गोल्ड है, क्या चीज़ है, तो गोल्ड होता है यूजली, गोल्ड लिख दूंगा। और कितने तोला है, तो 10 तोला है मेरे केस में, तो 10 तोला लिख दूंगा, और उसके बाद सबमिट पे क्लिक कर दूंगा। और जो वैल्यू होगी, जो मेरी परचेज प्राइस होगी, वो इधर लिख दूंगा। इसके अलावा अगर मुझे इनहेरिटेंस से मिला हुआ है, पेरेंट्स से मिला हुआ है, तो इनहेरिटेड कर दूंगा। और सब्सिक्वेंटली अगर मुझे ये वाइफ से मिला हुआ है शादी के वक्त, तो मैं इसके आगे, तोला के आगे इधर डोरी लिख दूंगा। डोरी मतलब कि जहेज में मिला हुआ है, तो सबमिट पे क्लिक करूंगा। तो ये देखें, ज्वेलरी गोल्ड 10 तोला डोरी, यानी कि ये मुझे जहेज में मिला हुआ है, और इस पे मैंने कोई कॉस्ट इंकर नहीं की, इस वजह से वैल्यू जीरो आ रही है। जिस तरह ऊपर प्रॉपर्टी में इनहेरिटेंस आ रहा था, क्योंकि मुझे मेरे पेरेंट्स से मिल गई, मैंने कोई कॉस्ट इंकर नहीं की, तो इस वजह से उसकी जो परचेज वैल्यू है वो जीरो आ रही है, क्योंकि मुझे तो उसकी कोई कॉस्ट नहीं पड़ी ना। चाहे वो एग्रीकल्चर लैंड थी, चाहे वो प्रॉपर्टी थी जो मुझे एज एन इनहेरिटेंस मिली। तो ये जो गोल्ड है मुझे एज ए डोरी मिला, यानी कि एज ए जहेज मिला, मैंने कोई कॉस्ट इस पर इंकर नहीं की, तो इसकी वैल्यू जीरो आ जाएगी। तो हाउस होल्ड इफेक्ट में आपके जितने भी आपकी हाउस होल्ड आइटम्स हैं, फर्नीचर हो गया, तो इस तरह की जितनी भी आपकी चीज़ें हैं वो सारी हाउस होल्ड इफेक्ट में आ रही होंगी। घर का जितना भी सामान है, फर्नीचर हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, कुछ भी, उसकी आप सबकी वैल्यू जो है ये हाउस होल्ड इफेक्ट में डाल देंगे। हमारे केस में 7.5 लाख आ रही है, तो आप इसमें डाल देंगे। पर्सनल आइटम, पर्सनल आइटम में आपका लैपटॉप, आपका मोबाइल, इस तरह की चीज़ें आ जाएंगी। तो मेरे केस में पर्सनल आइटम्स जो थी वो 1.5 लाख की थी। और कैश नॉन बिजनेस, कैश नॉन बिजनेस को छोड़ दें, ये फिल वक्त बैलेंसिंग अमाउंट है, इसको मैं जीरो कर देता हूँ। नीचे चलता हूँ, एनी अदर एसेट, कोई भी और टाइप का एसेट है जो ऊपर आप नहीं लिख सके, तो वो एनी अदर एसेट पे क्लिक करके आप इधर लिख देते हैं। तो प्लस पे क्लिक करूंगा, और इधर लिख दूंगा कैश एट बैंक। जो मेरा करंट अकाउंट है, एक मेरे पास करंट अकाउंट है, तो जो उसका बैलेंस होगा वो इधर लिख दूंगा। सिंपली कैलकुलेट पे क्लिक कर दूंगा। एसेट्स इन अदर्स नेम, अगर आपके पास एसेट्स हैं जो दूसरों के नाम पे हैं, सपोज एक हस्बैंड है, उसने प्रॉपर्टी खरीद ली अपनी वाइफ के नाम पे, तो वो अपनी रिटर्न में उसको डिक्लेयर करेगा कि जी ये जो एसेट है ये दूसरों के नाम पे है। तो वो भी आप प्लस पे क्लिक करके सारी डिटेल्स उसकी ऐड करोगे, हाउस नंबर या प्लॉट नंबर, उसके बाद ब्लॉक है, स्ट्रीट नंबर है, सोसाइटी का नेम आ जाएगा, या सिटी का नेम आ जाएगा। और आगे आप लिख दोगे कि किसके नाम पे आपने बाई की है, जैसे वाइफ है या मदर है एंड सो ऑन। आगे आप लिख देंगे कि एसेट्स हेल्ड इन द नेम ऑफ वाइफ या मदर या फादर या ब्रदर, जो भी है। इसको क्लोज करता हूँ। तो ये टोटल एसेट्स इनसाइड पाकिस्तान, पाकिस्तान के अंदर मेरे इतने एसेट्स हैं 4 मिलियन के। एसेट्स हेल्ड आउटसाइड पाकिस्तान, अगर मेरे पाकिस्तान के बाहर भी कोई एसेट्स होते, जिस तरह आजकल दुबई लीग्स का सीन चल रहा है, तो आप प्लस पे क्लिक करके अगर आपकी कोई दुबई वगैरह में प्रॉपर्टी है तो उसकी डिटेल्स आप इधर ऐड कर देते, और जो उसकी वैल्यू होती है वो आप PKR में, यानी कि पाकिस्तानी रुपीज़ में इधर ऐड करते। कैपिटल और वोटिंग राइट्स इन फॉरेन कंपनी, जिस तरह हमने ऊपर लिखा बिजनेस कैपिटल में कि अगर आपने शेयर्स हेल्ड किए हुए हैं किसी कंपनी में, तो वो उधर आ जाएंगे पाकिस्तानी कंपनी में। ऐसे ही अगर आपके किसी फॉरेन कंपनी में शेयर्स हैं, तो वो आपके इधर आ जाएंगे, कैपिटल और वोटिंग राइट्स इन फॉरेन कंपनी में। सिंपली आप प्लस पे क्लिक करेंगे, और जिस भी फॉरेन कंपनी में आपके शेयर्स हैं उसकी डिटेल आप ऐड कर देंगे। नेम आ जाएगा, कंट्री का नेम आ जाएगा, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा, डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन,
जितने परसेंटेज आपने हेल्ड की हुई है शेयर्स की, इनकम डिक्लेयर्ड उस कंपनी की कितनी है, और इनकम का टैक्स ईयर कौन सा है, तो ये डिटेल आ जाएगी। तो सिंपली इसको क्लोज करता हूँ। ये मेरे टोटल एसेट्स हो गए। इसके अलावा नीचे आ रहा है क्रेडिट, नॉन बिजनेस, एडवांस, बोरिंग, क्रेडिट, डिपॉजिट, लोन, मॉर्गेज, ओवरड्राफ्ट स्लैश पेबल। अगर आपने किसी पर्सन से लोन लिया हुआ है या किसी बैंक से लोन लिया हुआ है या आपका क्रेडिट कार्ड है, तो ये उसकी डिटेल इधर आ जाएगी। तो सिंपली प्लस पे क्लिक करूंगा। अगर मैंने किसी बंदे से लोन लिया हुआ है तो उस बंदे का नाम आ जाएगा। अगर बैंक से लोन लिया हुआ है तो बैंक का एंटीन ऐड कर दूंगा। और कंटेंट में क्या लिखूंगा, जिस बंदे से मैंने उधार पकड़ा हुआ है उसका नेम आ जाएगा, और बैंक के केस में बैंक का नेम आ जाएगा। सिंपली आगे टाइप ऑफ अकाउंट में मैं क्या लिख दूंगा, लोन, जो भी मेरी लोन की टाइप होगी। क्रेडिटर में जो आपका बैंक है, आपके बैंक का एंटीन आ जाएगा। अब बैंक का एंटीना आप कैसे सर्च कर सकते हैं, अगर आप गूगल करें, सपोज मैं गूगल करता हूँ और इधर मैं लिख देता हूँ बैंक अल्फला एनटीएन, तो ये मेरे पास जो एनटीएन है, ये देखिए नेशनल टैक्स नंबर, ये आ जाएगा। तो सिंपली इधर से कॉपी करके इधर पेस्ट कर दूंगा और नीचे कंटेंट में पूरे बैंक का नाम लिख दूंगा, बैंक अल्फला लिमिटेड, और आगे जिस टाइप का मेरा लोन होगा। सपोज कर लें अगर मैंने गाड़ी लीज पे निकलवाई हुई है तो आगे लिख दूंगा कि कार लीज, या जो भी मेरी लीज का नाम होगा। सबमिट पे क्लिक करूंगा और 30 जून 2024 को जितना भी मैंने लोन देना होगा, जितना भी मेरा लोन पेबल होगा, उसकी डिटेल में ऐड कर लूँगा। तो अगर आपको नहीं आइडिया, इंडिविजुअल के केस में तो आपको आइडिया होगा कि आपने कितने पैसे देने हैं, और कंपनी के केस में या बैंक के केस में आप बैंक से रीपेमेंट स्केजुअल ले लेते हैं कि मेरा कितना बैलेंस जो है वो पेबल है 30 जून तक। इसके अलावा अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो क्रेडिट कार्ड की भी आप डिटेल्स इधर ऐड करेंगे। जिस तरह आप बैंक की डिटेल ऐड कर रहे हैं उसी तरह क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स भी आप ऐड करेंगे, और आप बताएंगे कि जो आपकी लास्ट क्रेडिट कार्ड की ट्रांजैक्शन है उसका कितना पेबल आ रहा है। सो मेरा सैलरी कंप्लीट हो गया। उसके बाद मेरे जो पर्सनल एसेट्स थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। अभी मैं जाऊंगा रिकंसिलिएशन ऑफ नेट एसेट्स पे। अच्छा, अगर तो आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फर्स्ट टाइम फाइल कर रहे हैं तो जो आपके नेट एसेट्स प्रायर ईयर हैं इधर जीरो आ रहे होंगे, इधर कुछ भी नहीं आ रहा होगा। इधर आप खुद ही जो है इंफॉर्मेशन फैच करेंगे, क्योंकि मैंने पिछले सालों की रिटर्न भी सबमिट की हुई है तो ये मेरी फिगर्स उसने ऑटोमेटिकली फैच की है। अगर मैं कैलकुलेट पे क्लिक करूं तो ये देखें मेरे पास वही फिगर दोबारा वापस आ गई। तो अगर तो आप फर्स्ट टाइम रिटर्न सबमिट कर रहे हैं तो जितना भी डिफरेंशियल होगा वो आप इधर डाल लेंगे। सपोज मेरे नेट एसेट्स करंट ईयर बन रहे हैं 4 मिलियन के, तो आप इधर नेट एसेट्स प्रायर ईयर में डालें 3.8 मिलियन के, क्योंकि 40 लाख के अभी मेरे एसेट हैं, पहले मेरे 38 लाख के होंगे, तो कोई 2 लाख का इंक्रीज आया होगा। और अगर आपको ये तरीका नहीं पसंद तो सारे एसेट्स डाल के, इनफ्लोज डाल के, लास्ट में जो भी डिफरेंशियल आ रहा होगा वो आप इधर नेट एसेट्स प्रायर ईयर में डाल देंगे। अच्छा जी, इनफ्लोज में इनकम डिक्लेयर्ड एज पर रिटर्न फॉर द ईयर सब्जेक्ट टू नॉर्मल टैक्स, तो ये जो मेरी सैलरी की अमाउंट है वो इधर लिख दूंगा, क्योंकि जो सैलरी है वो आपकी सब्जेक्ट टू नॉर्मल टैक्स है। तो वापस चलता हूँ और टैक्स चार्जेबल स्लैश पेमेंट्स में जाके नीचे कंप्यूटेशन पे जाता हूँ। तो ये जो है मेरी 2.1 मिलियन, ये मेरी अमाउंट सब्जेक्ट टू नॉर्मल टैक्स है, तो इसको कॉपी कर लेता हूँ। वेल स्टेटमेंट में जाके रिकंसिलिएशन में जाके दोबारा इसको पेस्ट कर दूंगा सब्जेक्ट टू नॉर्मल टैक्स, और कैलकुलेट कर लेते हैं इसको। इनकम डिक्लेयर्ड एज पर रिटर्न फॉर द ईयर एग्जाम्प्ट फ्रॉम टैक्स, तो जो मेरी एग्रीकल्चर इनकम थी 75,000 वो मेरी एग्जाम्प्ट थी, तो कैलकुलेट पे क्लिक करूंगा। और उसके बाद वो कह रहा है इनकम एट्रीब्यूटेबल टू रिसीट्स डिक्लेयर्ड एज पर रिटर्न फॉर द ईयर सब्जेक्ट टू फाइनल स्लैश फिक्स टैक्स। तो जो मेरी इनकम थी प्रॉफिट ऑन डेट पे, जो मेरी इंटरेस्ट इनकम थी वो मेरी आएगी सब्जेक्ट टू फाइनल फिक्स्ड। तो वापस चलता हूँ टैक्स चार्जेबल पे, फाइनल फिक्स पे जाऊंगा और ये देखें 1624 रुपये मेरी प्रॉफिट ऑन डेट की इनकम थी। तो इसको कॉपी कर लेता हूँ और वापस जाता हूँ अपनी वेल स्टेटमेंट पे, उसके बाद रिकंसिलिएशन पे जाऊंगा और इधर जो है इनकम एट्रीब्यूटेबल टू रिसीट्स डिक्लेयर्ड एज पर रिटर्न फॉर द ईयर सब्जेक्ट टू फाइनल फिक्स्ड, इधर जो है 1624 रुपये ऐड कर दूंगा, कैलकुलेट करूंगा तो ये मेरी सारी डिटेल्स ऐड हो चुकी है। अच्छा, इसके अलावा अगर आपकी कोई फॉरेन रेमिटेंस आ रही है, ये देखें ये इनफ्लोज, इनफ्लोज का मतलब कि मेरे पास पैसा कहाँ कहाँ से आ रहा है। तो मेरे पास पैसा आया सैलरी से, मेरे पास पैसा आया एग्रीकल्चर इनकम से, मेरे पास पैसा आया आपका जो प्रॉफिट ऑन डेट था सेविंग अकाउंट से। फॉरेन रेमिटेंस, अगर तो आपका कोई भाई या पेरेंट्स या कोई दोस्त भाई रहा है और आपको वो फॉरेन रेमिटेंस लगवा रहा है अपने अकाउंट से, या किसी
एक्सचेंज कंपनी से, तो आप फॉरेन रेमिटेंस की डिटेल भी इधर ऐड कर सकते हैं, क्योंकि अक्सर पाकिस्तानियों के पेरेंट्स हैं या भाई बहन है वो बाहर होते हैं, तो वो जो डिटेल है वो यहाँ पे ऐड करवा सकते हैं। उसके अलावा इनहेरिटेंस है जी। अगर आपको कोई प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस में मिली है तो ड्यूरिंग द ईयर मिली है तो आप उसकी वैल्यू इधर लिख सकते हैं। इनहेरिटेंस है, अगर तो आपको पेरेंट्स से मिली है और उनको अपने पेरेंट्स से मिली है तो उसकी वैल्यू तो ज़ीरो आ रही होगी, उनके हैंड में भी और आपके हैंड में भी। गिफ्ट, अगर तो आपको अपने माँ बाप बहन भाइयों से कोई गिफ्ट मिला है या वाइफ से तो उसकी डिटेल इधर आ जाएगी, या बच्चों से। यूजुअली आपका कैश गिफ्ट नहीं होता, गिफ्ट होता है आपका थ्रू क्रॉस चेक, आपको पैसे मिल रहे हो, कोई प्रॉपर्टी आपके नाम पे ट्रांसफ़र हो जाए, तो इस तरह के गिफ्ट जो हैं उसकी डिटेल भी इधर आ जाएगी। गेन ऑन डिस्पोजल ऑफ एसेट्स एक्सक्लूडिंग कैपिटल गेन ऑन इमूवेबल प्रॉपर्टी, तो कैपिटल गेन आपका इधर आ रहा होगा। इसके अलावा जितने भी आप एसेट सेल करेंगे, सपोज कर लें कि आपने गाड़ी सेल कर दी, तो गाड़ी के सेल करने पे कोई कैपिटल गेन नहीं आता। आपने फर्नीचर सेल कर दिया, आपने बाइक सेल कर दी, तो कोई भी टाइप ऑफ एसेट जो है अदर देन हाउस और ज्वेलरी वगैरह सेल करने पे जो भी गेन आएगा इधर लिख देंगे इस कॉलम में। गेन किस टाइप का आ रहा होगा? गेन आपका आ रहा होगा, सपोज आपकी बाइक 1.5 लाख की आपने खरीदी थी, आजकल बाइक की वैल्यू चली गई है 2 लाख, 2 लाख माइनस 1.5 लाख, 50,000 का जो गेन आ रहा होगा वो आप इधर लिख देंगे। अदर्स किसी और टाइप का इनफ्लो आ रहा है तो उसकी अमाउंट आप इधर लिख देंगे इस कॉलम में। आउटफ्लोज, पर्सनल एक्सपेंसेस उसने पर्सनल एक्सपेंसेस से उठा लिए। लॉस ऑन डिस्पोजल ऑफ एसेट्स, आपने कोई एसेट खरीदा 1.5 लाख का, बिका वो 1,20,000 का, तो जो उस पर लॉस आया वो इधर आ जाएगा 30,000 का। एडजस्टमेंट इन आउटफ्लोज, ये आप ऐसे ही रहने देंगे। अनरिकनसाइल्ड अमाउंट, अच्छा जी, ये जो अनरिकनसाइल्ड अमाउंट है ना, इसको हमने एडजस्ट करना है। इधर हमारी अनरिकनसाइल्ड अमाउंट 0 आनी चाहिए। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, ये 3 मिलियन को। अब ये अनरिकनसाइल्ड अमाउंट के साथ नेगेटिव लगा हुआ है। नेगेटिव का मतलब है कि हमारे जो एसेट्स हैं वो कम है। अगर इसके साथ नेगेटिव ना लगा होता तो इसका मतलब ये था हमारे जो एसेट्स हैं वो ज़्यादा हैं, हमें एसेट्स को कम करना पड़ेगा। पर्सनल एसेट्स स्लैश लाइबिलिटीज़ पे चलता हूँ। ये देखें, कैश नॉन बिजनेस, कैश नॉन बिजनेस में ये सारी अमाउंट जो है डिफरेंशियल ये ऐड कर दूंगा। तो जो भी आपका डिफरेंस आ रहा होगा वो आपने कैश नॉन बिजनेस के साथ एडजस्ट करना है। वापस चलता हूँ रिकन्सिलिएशन पे, तो ये देखें अनरिकनसाइल्ड अमाउंट 0 आ गई। अच्छा, इसके अलावा अगर आप फर्स्ट टाइम रिटर्न सबमिट कर रहे हैं तो जितना भी नेगेटिव डिफरेंस था वो सारा आपने उठा के इधर लगा देना था। नेट एसेट्स प्रायर ईयर में सारा जितना भी डिफरेंशियल था सारा कुछ आपने नेट एसेट्स प्रीवियस ईयर में ऐड कर देना था। सो ये मेरी जो रिटर्न है ये कंप्लीट हो चुकी है सारी की सारी। इसके बाद एक चीज़ हमारी रह गई है। अच्छा, इसके बाद जो रिटर्न का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है उसकी तरफ चलेंगे, वो है कैपिटल एसेट। आप सबको आइडिया है कि आजकल जो 7E है, 7E के सर्टिफिकेट्स चाहिए होती हैं जब भी आपने प्रॉपर्टी सेल करनी है। तो अगर आपके पास कोई प्रॉपर्टी है जो आपने वेल्थ में डिक्लेयर की हुई है और इन फ्यूचर आपने उसको सेल करना है, चाहे नहीं भी सेल करना, तो आपके लिए कंपलसरी है कि जो कैपिटल एसेट का टैब है वो आपने फिल करना है। तो कैपिटल एसेट के टैब पे चलता हूँ, टैक्स चार्जेबल स्लैश पेमेंट्स पे जाऊँगा, इसके ड्रॉप डाउन पे, उसके बाद चलूँगा कैपिटल एसेट्स पे। तो कैपिटल एसेट में क्या आ रहा है? एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी एक्सक्लूडिंग फार्म हाउस, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी, कमर्शियल प्रॉपर्टी, इंडस्ट्रियल, एनी अदर इमूवेबल कैपिटल एसेट। एक साइड पे उसकी कॉस्ट है और एक साइड पे फेयर मार्केट वैल्यू है। तो कैपिटल एसेट्स का मैं आपको क्रक्स बता देता हूँ कि लॉ कहता है कि अगर आपके एसेट्स की जो फेयर मार्केट वैल्यू है, यानी कि जो उसकी मौजूदा कीमत है मार्केट में, अगर वो 25 मिलियन यानी कि 2.5 करोड़ से ज़्यादा है तो उसकी वैल्यू का 1% जो है आपको गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ेगा एज ए डीम्ड इनकम। मैं आपको सेक्शन भी बता देता हूँ, इसमें कुछ एक्सक्लूजन्स हैं और सब्सिक्वेंटली आके हम इसको फिलअप कर लेंगे। इसके अलावा आप ये दे सकते हैं कि एक प्रॉपर्टी इधर आ रही है, तो जो लास्ट ईयर मेरी प्रॉपर्टी आ रही थी वो मैंने कैपिटल एसेट में डिक्लेयर की हुई थी, तो वो एज इट इज़ इधर अपीयर हो रही है। तो सबसे पहले मैं आपको सेक्शन बता देता हूँ, फिर मैं आपको बताऊंगा कि इधर आपने प्रॉपर्टी किस तरह ऐड करनी है और उसकी फेयर मार्केट वैल्यू कैसे ऐड करनी है। तो आपने इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस पे चलूंगा, तो ये है जी सेक्शन 7E, टैक्स ऑन डीम्ड इनकम। फॉर टैक्स ईयर 2022 एंड ऑनवर्ड्स द टैक्स शैल बी इम्पोज्ड एट द रेट स्पेसिफाइड इन डिवीजन 8C ऑफ पार्ट 1 ऑफ फर्स्ट स्केड्यूल ऑफ द इनकम specified in this section. A resident person shall be treated to have derived as income chargeable to tax under this section an amount equal to 5% of their fair market value of capital assets situated in Pakistan held on the last day of the tax year excluding the following namely. तो जो सेक्शन 7E है वो ये कहता है कि जो रेजिडेंट इंडिविजुअल हैं उनकी जो कैपिटल एसेट्स हैं
उसकी 5% ऑफ द फेयर मार्केट वैल्यू उनकी इनकम ट्रीट होगी। और आगे उसने कुछ एक्सक्लूजन्स बताई हुई हैं। वन कैपिटल एसेट ओन बाय द रेजिडेंट पर्सन, अगर रेजिडेंट पर्सन के पास सिर्फ एक कैपिटल एसेट है। कैपिटल एसेट लॉ कहता है कि कैपिटल एसेट आपकी प्रॉपर्टी है। कैपिटल एसेट्स की मैं डेफिनेशन भी आपको बता देता हूँ। तो ये मेरे पास कैपिटल एसेट है, मींस प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड हेल्ड बाय अ पर्सन वेदर आर नॉट कनेक्टेड विद द बिजनेस। इस प्रॉपर्टी में यूजली आपकी लैंड, बिल्डिंग और आपकी चाहे रेजिडेंशियल बिल्डिंग है, चाहे रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है, चाहे एग्रीकल्चरल प्रॉपर्टी है, चाहे कमर्शियल प्रॉपर्टी है, तो हर टाइप की प्रॉपर्टी आ जाएगी। प्लॉट है, दुकान है, घर है, इस तरह की चीज़ें आ जाएंगी। तो अगर आपके पास एक कैपिटल एसेट है बस, यानी कि आपके पास सिर्फ एक घर है, तो उस पर 7E नहीं लगेगा। जो 7E पे टैक्स का रेट है वो है 20%, 5% ऑफ द फेयर मार्केट वैल्यू और 20% रेट है। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5% को 20% से, तो ये इफेक्टिवली 1% बन जाएगा। तो जो आपकी फेयर मार्केट वैल्यू पे रेट लगेगा, जो आप पे 7E का रेट लगेगा, वो है 1%। Self-owned business premises from where the business is carried out by the person appearing on the active taxpayer list at any time during the year। अगर पर्सन के पास एक एक बिजनेस प्रेमिसेस है, एक फैक्ट्री है, एक दुकान है, और उस पर वो बिजनेस कर रहा है और वो पर्सन एक्टिव टैक्स पे लिस्ट में शामिल है, तो उस पर 7E नहीं लगेगा। सेल्फ ओन्ड एग्रीकल्चर लैंड वेयर एग्रीकल्चर एक्टिविटीज कैरिड आउट बाय द पर्सन एक्सक्लूडिंग फार्म हाउस एंड लैंड एनेक्स देयरटू। अगर एक पर्सन के पास एग्रीकल्चर लैंड है और वहाँ वो एग्रीकल्चर बिजनेस कर रहा है, तो वो 7E के प्रेमिसेस में नहीं आएगी। और उसमें एक्सक्लूजन क्या है कि अगर फार्म हाउस है, लोगों ने बड़े बड़े फार्म हाउसेज बनाए होते हैं ना रहने के लिए, तो फार्म हाउस की एक्सक्लूजन नहीं है। कैपिटल एसेट एलोकेटेड टू शहीद आर डिपेंडेंट्स ऑफ अ शहीद बिलोंगिंग टू पाकिस्तान आर्म फोर्सेज। अगर शहीद को या उसके डिपेंडेंट्स को कोई प्रॉपर्टी अलॉट की गई है, तो उस पर नहीं लगेगा। A person are dependents of the person who dies within the service of Pakistan Armed Forces or federal or provincial government। कोई पर्सन, कोई गवर्नमेंट का एम्प्लॉई है जो ड्यूरिंग सर्विस इंतकाल कर गया, चाहे वो फेडरल गवर्नमेंट हो, प्रोविंशियल गवर्नमेंट हो, चाहे वो आर्म फोर्सेज का हो, तो वो उस पर 7E नहीं लगेगा। वो पर्सन जो है, जो कैपिटल एसेट्स हेल्ड कर रहा होगा, उस पर 7E नहीं लगेगा। A war wounded person while in service of Pakistan Armed Forces or federal or provincial government। वार वॉन्डेड यानी कि जिसको गाजी कहते हैं, जो ड्यूरिंग वॉर जख्मी हो गया हो और वो फेडरल गवर्नमेंट का, प्रोविंशियल गवर्नमेंट का या आर्म फोर्सेज का एम्प्लॉई हो, तो उस पर भी 7E नहीं लगेगा। एन एक्स सर्विसमैन एंड सर्विंग personnel of armed forces or ex-employee or serving personnel of federal or provincial government being original lottery of the capital asset duly certified by the allotment authority। तो कुछ ऐसे भी केसेस होते हैं कि गवर्नमेंट जो है या आर्मी है, जैसे आर्मी DHA में प्लॉट्स अलॉट कर देती है अपने रिटायर्ड मुलाजमीन को, और जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट भी सोसाइटीज़ बना के अपने जो एक्स एम्प्लॉयज़ हैं उनको प्लॉट या घर अलॉट कर देती है। तो अगर गवर्नमेंट ने कोई सोसाइटी बनाई है और ऐसे लोग जो हैं जिनको पहला ही अलॉटमेंट लेटर मिला है, जिनको पोजेशन मिली है, तो उन पे जो है ये 7E नहीं लगेगा। हाँ, अगर वो आगे सेल कर दें किसी और बंदे को, तो उस पे जो है ना 7E लगेगा। एनी प्रॉपर्टी फ्रॉम विच इनकम इज चार्जेबल टू टैक्स अंडर द ऑर्डिनेंस एंड टैक्स लेविएबल इज पेड देयर ऑन। अगर एक पर्सन के पास एक से ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ हैं और वो सारी प्रॉपर्टीज़ उसने रेंट पे दी हुई हैं, तो वो चार्जेबल टू टैक्स अंडर एन अदर सेक्शन ऑफ द ऑर्डिनेंस है, तो उस पर 7E नहीं चार्ज होगा, क्योंकि वो रेंटल इनकम पे टैक्स पे कर रहा है। कैपिटल एसेट इन द फर्स्ट ईयर ऑफ एक्विजिशन वेयर टैक्स अंडर सेक्शन 236K हैज़ बीन पेड। जिस साल में आपने प्रॉपर्टी परचेज की है, उस साल आपने 7E पे टैक्स पे नहीं करना। Where the fair market value of capital assets in aggregate, excluding the capital assets mentioned in A, B, C, D, E and F, does not exceed is 25 million। तो इन सारी एक्सक्लूजन्स को निकाल के कि एक कैपिटल एसेट ना हो, सेल्फ ओन्ड बिजनेस प्रेमिसेस ना हो, एग्रीकल्चर लैंड ना हो, शोधा को एलोकेट ना किया हो, या गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ को एलोकेट ना किया हो, तो इसके अलावा किसी और सेक्शन में चार्जेबल ना हो, या फर्स्ट ईयर में परचेज ना किया हो, तो इन सारी एक्सक्लूजन्स को निकाल के अगर आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू 25 मिलियन यानी कि 2.5 करोड़ से ज़्यादा है, तो उसकी फेयर मार्केट वैल्यू का आपको 1% जो है वो टैक्स देना पड़ेगा। इसके अलावा जी, जो प्रॉपर्टी गवर्नमेंट ऑन करती है, फेडरल या प्रोविंशियल गवर्नमेंट, कैपिटल एसेट ऑन बाय लोकल अथॉरिटी या डेवलपमेंट अथॉरिटी, बिल्डर्स एंड डेवलपर्स फॉर लैंड डेवलपमेंट एंड कंस्ट्रक्शन सब्जेक्ट टू द कंडीशन दैट सच persons are registered with the Directorate General of Designated Non-Financial Business and Professions। इसके अलावा कोई प्रॉपर्टी या लैंड ऑन कर रही है कोई लोकल अथॉरिटी, डेवलपमेंट अथॉरिटी, बिल्डर एंड डेवलपर्स, तो उन पे भी 7E नहीं लगेगा, प्रोवाइडेड एट कि वो रजिस्टर्ड हो एज ए DNFBP। जो आपके बिल्डर्स एंड डेवलपर्स हैं, अकाउंटेंट्स हैं, ज्वेलर्स हैं, इनके लिए लाजम है कि DNFBP एक सर्टिफिकेशन है, IRS पे जाके उसका सर्टिफिकेट मिलता है कि ये उस पर रजिस्टर्ड हो। तो अगर ये उस पर रजिस्टर्ड है, तो इन पे भी 7E नहीं लगेगा।
आगे फिर कैपिटल एसेट्स की डेफिनेशन आ गई। तो ये एक्सक्लूजन्स है, मोटी मोटी एक्सक्लूजन्स ये हैं कि अगर आपके पास एक घर है तो उस पर कैपिटल एसेट नहीं लगेगा, एग्रीकल्चर लैंड पे नहीं लगेगा, देन आपकी बिजनेस प्रेमिसेस है अगर उस पर नहीं लगेगा, आपकी प्रॉपर्टीज एक से ज़्यादा और आपने इनको रेंट पे दिया हुआ है और उस पर आपका टैक्स डिडक्ट हो रहा है तो उस केस में 7 ही नहीं लगेगा। शोधा के केस में अगर प्रॉपर्टी फर्स्ट ईयर में परचेज किया तो उस केस में नहीं लगेगा। तो वापस चलता हूँ अपनी इनकम टैक्स रिटर्न पे। अच्छा, वो कह रहा है एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी एक्सक्लूडिंग फार्म हाउस। तो एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी को मैंने आपको पहले बताया था इस पे 7 ही नहीं लगेगा। तो ये देखें सबके आगे प्लस लगा हुआ है, तो जिस जिसके आगे प्लस लगा होगा उसमें आपने फर्दर इन्फॉर्मेशन ऐड करनी होगी। प्लस पे क्लिक करूंगा तो सबसे पहले आ रहा है मेजरमेंट। आपकी जो एग्रीकल्चर लैंड है इसकी मेजरमेंट क्या है, मरला है, कैनाल है, स्क्वायर मीटर है, स्क्वायर यार्ड है, क्या है। तो ये ड्रॉप डाउन आ रहा है, तो ड्रॉप डाउन पे क्लिक करूंगा तो जो भी आपकी लैंड की मेजरमेंट है वो आ जाएगी। तो लैंड यूजली होती है कैनाल्स में, कैनाल आ गई, टोटल एरिया सपोज कर लें 64 कैनाल है तो 64 लिख दिया। कंप्लीट एड्रेस आ जाएगा जहां आपकी प्रॉपर्टी है, तो जो विलेज होगा जहां आपकी लैंड होगी उसका पूरा नाम लिख दें, या जो आपका एरिया है उसका पूरा नाम लिख दें जहाँ पे आपकी एग्रीकल्चर लैंड है। तो एड्रेस लिख देता हूँ। तहसील आ जाएगी, ड्रॉप डाउन है, ड्रॉप डाउन पे क्लिक करके इधर से तहसील सेलेक्ट कर लें अपनी। आपका जो टाउन स्लैश तहसील है उसमें डिस्ट्रिक्ट भी आ रहा होगा और सिटी भी आ रहा होगा। जैसे मैंने शेखपुरा मुरीद के सेलेक्ट किया तो देखें मेरा तहसील भी आ गया और डिस्ट्रिक्ट भी आ गया। आगे वो कह रहा है वेदर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स अंडर सेक्शन 7E, तो यस। आगे वो कह रहा है रीजन फॉर एग्जम्पशन, तो ये ड्रॉप डाउन पे क्लिक करके रीजन देख लेते हैं। तो रीजन हमारी क्या थी, सेल्फ फाउंड एग्रीकल्चर लैंड वेयर एग्रीकल्चरल एक्टिविटी इज कैरीड आउट बाय द पर्सन, क्योंकि एग्रीकल्चर लैंड है और एग्रीकल्चर इनकम इससे जनरेट होती है। इसको सेलेक्ट कर लूंगा, नीचे चलता हूँ। वो कह रहा है इज दिस प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्टेड, तो नो आ जाएगी। उसके बाद है FBR प्रॉपर्टी वैल्यूएशन। गांव के केस में यूजली जो है वो DC रेट चलता है और सिटीज़ के केस में चलता है FBR रेट। तो इसके बाद जो हम हाउस या प्लॉट ऐड करेंगे उसमें मैं आपको FBR वैल्यूएशन भी दिखा देता हूँ। तो सबमिट पे क्लिक करता हूँ। तो आपने कैपिटल एसेट में इसको उसी सूरत में ऐड करना है जब आपने इसको अपनी वेल्थ स्टेटमेंट में अपनी एसेट्स में डिक्लेयर किया हो। जिस तरह ये घर था ये हमारी वेल्थ स्टेटमेंट में एडिट था और लास्ट ईयर मैंने इसको कैपिटल एसेट में भी ऐड किया था, इसी वजह से ये एज ए कैरी फॉरवर्ड ही आ रहा है। तो जब भी आपने अपनी वेल्थ स्टेटमेंट में प्रॉपर्टी ऐड करनी है, चाहे एग्रीकल्चर है, चाहे रेजिडेंशियल है, चाहे कमर्शियल है, तो आपने कैपिटल एसेट में भी उसको लिखना है। तो फर्ज कर लें मैंने लैंड खरीदी थी 25 लाख की, और फेयर मार्केट वैल्यू क्या होगी जी, फेयर मार्केट वैल्यू उसका मौजूदा रेट। अगर तो आपकी FBR वैल्यू नहीं है, FBR ने बड़े बड़े सिटीज़ की FBR वैल्यू दी हुई है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। लेकिन अगर आपको FBR वैल्यू का नहीं पता, आपके एरिया में DC रेट चल रहा है, जिन एरिया में FBR वैल्यू नहीं होती उन एरिया में DC रेट चल रहा होता है, तो आप DC रेट के मुताबिक जो आपकी वैल्यू है फेयर मार्केट वैल्यू वो लिख देंगे। तो ये फर्ज कर लेते हैं 30 लाख इसकी वैल्यू है, तो 30 लाख लिख दूंगा। अच्छा जी, इसको मैंने एग्जेम्प्टेड कर दिया। उसके बाद फार्म हाउस है, इसको इग्नोर करते हैं, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी पे आ जाते हैं। रेजिडेंशियल कमर्शियल ये सारा कुछ सेम ही एक मेथड से होगा। तो रेजिडेंशियल के आगे प्लस पे क्लिक करूंगा, एक प्रॉपर्टी एडिड है, एक और ऐड करके देखते हैं। उसके बाद मेजरमेंट में मेरा मरला आ जाएगा, टोटल एरिया मेरा कितना आ गया 5। मेजरमेंट यूनिट मरला था, घर मेरा जो है 5 मरला का है। कंप्लीट एड्रेस लिख देता हूँ। उसके बाद टाउन तहसील आ जाएगी, तो ये मेरी प्रॉपर्टी लाहौर में है, तो लाहौर का देख लेते हैं। जो भी आपको लग रहा है, अगर आपको कहीं नहीं मिल रहा तो खाली लाहौर सेलेक्ट कर लें, तो टाउन तहसील लाहौर आ जाएगा और डिस्ट्रिक्ट भी लाहौर आ जाएगा। इसके अलावा अगर आपको पता है कि आपका घर DHA में है, गुलबर्ग में है, दातागंज गंजबख्श टाउन में है या कंटोनमेंट में, तो जो भी अगर आपको अपने एरिया का पता है तो वो सेलेक्ट कर लें, वरना खाली लाहौर सेलेक्ट कर लें। वेदर एग्जम्प्टेड फ्रॉम टैक्स अंडर सेक्शन 7E, तो ये नॉट एग्जम्प्टेड। नॉट एग्जम्प्टेड इस वजह से है क्योंकि पहले ही मैंने एक जो घर है उसको एग्जाम डिक्लेयर किया हुआ है। तो सिर्फ एक ही वन कैपिटल एसेट ओन्ड बाय द पर्सन, सिर्फ एक ही घर जो एक ही प्रॉपर्टी है उसको आप कर सकते हैं एग्जाम्प्ट। इज दिस प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्टेड, तो यस आ जाएगा। कवर्ड एरिया मेरा 5 है क्योंकि ये ऊपर लिखा हुआ है, तो 5 मरले का घर था, 5 मरला ही कवर्ड एरिया। सबमिट पे क्लिक करूंगा तो ये देखें रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के नीचे एक और प्रॉपर्टी आ गई, एक मेरी पहले से एडिट थी, एक और आ गई। तो सिंपली क्या करूंगा,
जितने का मैंने खरीदा होगा उतने की वैल्यू ऐड कर दूंगा। तो ये वैल्यू आपने लिखनी है वेल स्टेटमेंट से। अच्छा, मैं आपको वेल स्टेटमेंट पे लेके चलता हूँ। तो इसको ड्रॉप डाउन पे क्लिक करूँगा और ये जो मेरा वेल स्टेटमेंट है इसके एरो पे क्लिक करूँगा और जाऊँगा पर्सनल एसेट स्लैश लाइबिलिटीज़ पे। तो ये देखें, ये जो मेरा कमर्शियल इंडस्ट्रियल रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में ये जो मेरा घर आ रहा है, ये मैंने पहले ही ऐड किया हुआ था। पहले मैंने वेल स्टेटमेंट में ऐड किया, फिर मैं इसको कैपिटल एसेट में लेके गया, क्योंकि मेरे लिए कंपलसरी था कि मैं कैपिटल एसेट में भी इसको डिक्लेयर करता। सो आपने जो भी प्रॉपर्टी कैपिटल एसेट में ऐड करनी है, उससे पहले आपने उसको अपनी वेल स्टेटमेंट में अपने एसेट्स में ऐड करना है, चाहे एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी है, चाहे कमर्शियल है, चाहे रेजिडेंशियल है, चाहे कोई भी है, तो वो आपने ये देख लेना है। तो अभी वापस चलता हूँ अपने टैक्स चार्जेबल स्लैश पेमेंट्स पे एंड देन चलूंगा कैपिटल एसेट पे, नीचे आ जाता हूँ। तो ये मैंने एक घर ऐड किया हुआ है। फर्स्ट कर लें, ये मैंने बाय किया था 50 लाख का। कैलकुलेट पे क्लिक करता हूँ, ये मेरी कॉस्ट वैल्यू आ गई या डिक्लेयर्ड वैल्यू आ गई। अब इसके बाद मैंने क्या करना है, ये मेरी फेयर मार्केट वैल्यू 0 आ रही है, तो ये जो पेंसिल बनी हुई है इस पर क्लिक करूँगा। और आपको पता है कि जो बड़े बड़े सिटीज़ हैं, लाहौर, कराची, फैसलाबाद, गुजरांवाला, सियालकोट एंड सोन, जितने भी बड़े बड़े सिटीज़ हैं, पेशावर आ जाएगा, तो सारे बड़े सिटीज़ की जो है एफबीआर ने वैल्यूएशन बताई हुई है कि ये जो सिटी है इसमें यही हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं, ये एरियाज़ हैं, और इनकी जो वैल्यू होगी ये वैल्यू होगी, पर मरला होगी। तो ये नीचे आ रहा है एफबीआर प्रॉपर्टी वैल्यूएशन एक्सेल, तो इस पर क्लिक करूँगा तो मेरे पास एक्सेल की एक शीट ओपन हो जाएगी। तो सिंपली इस पर क्लिक करूँगा तो ये आप देख सकते हैं, ये सारे बड़े बड़े सिटीज़ की वैल्यूएशन दी गई है। तकरीबन 40 सिटीज़ हैं और इन सारे सिटीज़ की वैल्यूएशन दी हुई है। तो मैं इधर से देख लेता हूँ लाहौर, तो लाहौर पे क्लिक करूँगा तो वो कह रहा है कि आप इस लिंक पे जाना चाह रहे हैं, तो यस करूँगा। तो ये मुझे इस एसआरओ पे ले आएगा। तो नीचे जाके मैं डाउनलोड पे क्लिक करूँगा तो ये आपके पास लाहौर के सारे एरियाज़ की जो है एक वैल्यूएशन लिस्ट निकल आएगी, रेजिडेंशियल के हिसाब से भी और कमर्शियल के हिसाब से भी, और ये पर मरला वैल्यू है, ये देख सकते हैं आप। तो ये सारी सोसाइटी, जितनी भी आपकी सोसाइटीज़ आ रही हैं, जितने भी आपके एरियाज़ आ रहे होंगे, वो आ जाएगा। तो मेरे केस में डिफेंस है, तो मैं डिफेंस लिख के सर्च कर लेता हूँ। तो इसकी वैल्यू आ रही है मेरे पास 8 लाख। तो डिफेंस के भी कई फेसेस आ रहे होंगे, सुल्तान रोड पे होगा, कोई कहीं होगा, तो ये आपने देख लेना है। ये मेरे पास वैल्यू आ रही है 8 लाख पर मरला, और 5 मरला होगा तो ये मेरे पास वैल्यू होगी 40 लाख। इसके अलावा आपको पता है कि कंस्ट्रक्टेड वैल्यू की भी वैल्यू आएगी, क्योंकि ये तो आपको वैल्यू दे रहा है खाली प्लॉट की। तो कंस्ट्रक्शन के हिसाब से अगर मैं इसकी वैल्यू लगाऊं तो ये मेरी वैल्यू बढ़ के, जहाँ मैंने 50 लाख का घर लिया था, अभी ये हो चुका है 80 लाख का, तो उसकी जगह मैं 80 लाख लिख लूँगा। तो इसको क्लोज करता हूँ और इधर जो मेरी फेयर मार्केट वैल्यू है ये 80 लाख आ जाएगी, तो इसको 80 लाख कर देता हूँ। तो जी ये मेरी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी जो है ऐड होगी। इसी तरह प्लॉट भी मैं ऐसे ही ऐड करूँगा। प्लॉट में कवर्ड एरिया मेरा 9 आ जाएगा और फेयर मार्केट वैल्यू जो है यहाँ तो डीसी रेट होगा, यहाँ फिर मैं एफबीआर के वैल्यूएशन टेबल से देख लूँगा। नीचे चलता हूँ, ये देखें टोटल वैल्यू एसेट्स टैक्सेबल अंडर सेक्शन 7E और 5 मिलियन मेरा ये कैपिटल एसेट्स में आ जाएगा। और डीम्ड इनकम अंडर सेक्शन 7E कुछ भी नहीं आ रही, क्योंकि मेरे जो कैपिटल एसेट्स हैं एक्सक्लूजन्स निकाल के उनकी वैल्यू 2.5 करोड़ से कम है। तो सिंपली ये सारा कुछ पूरा हो गया। एग्रीकल्चर लैंड को डिलीट करूंगा, ये मैंने आपको दिखाने के लिए ऐड की थी। और ये जो नया घर था ये भी मैं डिलीट करूंगा और सिंपली कैलकुलेट पे क्लिक करूंगा। अब इसके बाद चलता हूँ ऊपर, क्योंकि मेरी सारी फील्ड्स पूरी हो चुकी हैं। तो जी मेरी रिटर्न की जो सारी डिटेल है वो पूरी हो चुकी है। अब एक दफ़ा इसको कैलकुलेट कर लेते हैं सारे को। जितनी भी आपके पास इंफॉर्मेशन है इसको आप एक दफ़ा कैलकुलेट कर लें। नीचे चलता हूँ, कंप्यूटेशन पे जाऊँगा और इसको सेव कर लेते हैं। एज इट इज़ मैं चलता हूँ रिकन्सलिएशन पे, रिकन्सलिएशन पे जाऊँगा और इसको सेव कर लें। तो ये मेरा कैलकुलेट भी हो गया और सेव भी हो गया। इसके बाद आपने जाना है एट्रीब्यूट टैब पे, तो एट्रीब्यूट पे जाऊँगा और एट्रीब्यूट पे जाने के बाद आपने ये देखना है रेजिडेंस स्टेटस। तो रेजिडेंस स्टेटस के नीचे आ रहा है सेलेक्ट ऑप्शन, तो ये ड्रॉप डाउन है, इस पर क्लिक करूँगा। इधर से आपने सेलेक्ट करना है रेजिडेंट। रेजिडेंट सेलेक्ट करके इसको करूँगा सेव। सेव करने के बाद आपकी सारी डिटेल्स पूरी हो चुकी हैं एंड देन मैं जाऊँगा, चाहे आप एक दफ़ा देख लें डाटा टैब में जाके कि जो आपका वेल्थ रिकॉन है वो आपकी ज़ीरो आ रही है, कोई यहाँ रिकॉन्साइल्ड अमाउंट तो नहीं आ रही। अगर कोई नहीं आ रही तो ऊपर चलता हूँ और सबमिट पे जाऊँगा।
सबमिट पे जाने के बाद वो कह रहा है कि 4 डिजिट्स का पिन दें, तो 4 डिजिट्स का पिन दूंगा और सिंपली सबमिट पे क्लिक कर दूंगा। तो जैसे ही मैंने सबमिट पे क्लिक किया, रिटर्न मेरे सामने से गायब हो जाएगी। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि रिटर्न आपकी कहाँ गई है। तो जैसे ही आपने रिटर्न सबमिट की, उसके बाद आप आएंगे कंप्लीटेड टास्क में, नीचे आ जाता हूँ, और कंप्लीटेड टास्क में आने के बाद आप जाएंगे डिक्लेरेशन पे, थोड़ा नीचे आ जाए तो ये देखें, ये आपका आ रहा है पीरियड 1 जुलाई 2023 से लेकर 30 जून 2024। तो ये आपकी रिटर्न जो है ये सबमिट हो चुकी है। इधर रिटर्न की डिस्क्रिप्शन आ जाएगी, आपका नेम आ जाएगा, आपका सीएनआईसी नंबर आ जाएगा, ये पीरियड आ गया टैक्स ईयर 2024, ड्यू डेट 30 सितंबर 2024। अगर आपने रिटर्न डाउनलोड करनी है तो इस आई पे क्लिक करेंगे, ये देखें, और इस पे क्लिक करने के बाद सिंपली प्रिंट पे क्लिक कर देंगे। सर आप अपनी जो सैलरी इनकम टैक्स रिटर्न है उसको सबमिट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, और अगर आप हमसे भी रिटर्न सबमिट करवाना चाहें तो आप रीजनेबल प्राइस में हमसे रिटर्न भी सबमिट करवा सकते हैं। सो ये था आज के लिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।